चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का नेम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भी काफ़ी अच्छी वेटेज का आता है पेपर में, और ज़्यादातर इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, डायरेक्शन वाले। ठीक है, और डेरिवेशंस भी है इसमें काफ़ी। ठीक है, इस वीडियो में हम थ्योरी वाली कवर करेंगे, थ्योरी टॉपिक सारे। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आएगा, हम जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करेंगे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला आता है वो आता है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, वैसे इससे पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उससे प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन भी नहीं आया होगा ऐसे जितना ज़्यादा। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ देखो क्या होता है। ये साइंटिस्ट का नेम है। इसने अपने लॉ में क्या बताया था, जैसे तुमने पिछले चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसने मतलब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताया था। कैसे बताया इसने? इसने बोला एक वायर ले लो। ठीक है, वायर की जो लेंथ है ना, ये ज़्यादा बड़ी वायर नहीं है, स्मॉल वायर है, मतलब हम इसकी लेंथ को डीएल लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट है ये वायर का। और वायर खाली नहीं होनी चाहिए, वायर में करंट क्या करना चाहिए, फ्लो। ठीक है, तो इसने एक छोटी सी स्टेटमेंट में ऐसा एक्सप्लेन किया था कि कोई भी वायर है, ठीक है, कोई सी भी वायर हो, उसके अंदर क्या आ जाए, अगर करंट आ जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा, वो एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, वायर यानी कंडक्टर के अंदर करंट दे दोगे तो क्या आएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा। तो ऐसे ये भी मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट जो फील्ड बनाता है उसको बोल दिया इसने मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आसपास बनेगी, और उसके आसपास कोई चार्ज मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता था फोर्स लगाना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, किसी चार्ज या किसी वायर पे फोर्स लगाना। ठीक है, तो मतलब ये मैग्नेट बन के ये फोर्स लगा सकता है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है आसपास। तो इसने क्या बोला, आसपास मतलब यहाँ से कुछ डिस्टेंस चले जाओ, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो ए मान लिया, कितने डिस्टेंस दूर है ये, आर डिस्टेंस। आर की डायरेक्शन देखो इस तरह से बनाई है, मतलब वायर से पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी आर की। और वायर और इसमें कुछ फ़र्क है एंगल का, उसको एंगल को हमने बोल दिया थीटा। किस किस का एंगल है, डी एल वैक्टर और आर वैक्टर का। तो मैं ये लिखता भी रहता हूँ यहाँ साथ साथ कि थीटा एंगल किस किस का है, डी एल एंड आर वैक्टर का एंगल। ठीक है, इनके बीच में बन रहा है थीटा एंगल। और देखो इसमें डी एल वैक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, डी एल वैक्टर की डायरेक्शन वही होगी जहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी, जिधर करंट जाएगा उधर डी एल वैक्टर जाएगा, ये याद रखना एक तो। ठीक है, और आर वैक्टर जो होगा, आर वैक्टर क्या होगा, अवे फ्रॉम वायर पॉइंट आउट कर रहा होगा, अवे फ्रॉम कंडक्टर कह लो या वायर कह लो। ठीक है, जैसे ये जा रहा है बाहर की तरफ, तो ये तीन डायरेक्शंस होगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ए पॉइंट पे जो फील्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड, वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्यों? क्योंकि ये वायर भी कैसी है, स्मॉल वायर है ना, स्मॉल लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल आएगी। तो इसने बोला अपनी स्टेटमेंट में, ये कुछ टर्म्स के प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? एक तो इसने बोला लेंथ के, मतलब जितनी बड़ी वायर होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसने बोला डी जो है इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्केयर के, तो आर स्केयर आ गया। ठीक है, और इसने क्या बोला, डी बी प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा फील्ड बनेगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इसने बोला कि जो इनमें एंगल है ना उनके साइन के प्रोपोर्शनल भी है, एंगल बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब अगर इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें तो फार्मूला बनना चाहिए। फार्मूला क्या बन गया, डी बी का प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट इसने बोला कि म्यू नॉट बाय 4 पाई होगा। ठीक है, जैसे वहाँ के एप्सिलॉन नॉट होता था, के वाले के अंदर एप्सिलॉन नॉट वगैरह होता था फोर्स वाले फार्मूला में, वैसे यहाँ पे जो आएगा वो म्यू नॉट बाय 4 पाई आएगा। अब बताते हैं क्या है फार्मूला, देख लो आगे, आई ऊपर है न्यूमरेटर में, डी एल ऊपर है, साइन थीटा ऊपर है, और डिवाइड में क्या आएगा इसके, आर का स्केयर। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया बायो सेवर्ट लॉ का। ठीक है, इसने फील्ड का फार्मूला दे दिया ये वाला। अब ये फार्मूला देखो क्या है,
ये डीबी का फॉर्मूला यानी स्मॉल फील्ड का, और हमें निकालनी होती है टोटल फील्ड। तो हर बार इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है उसमें। ठीक है, इसलिए बायो-सेवर्ट लॉ ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है, ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं है, और हमारे सिलेबस में तो है भी एक एप्लीकेशन, सिर्फ एक की भी हम 2 स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो इजी मेथड है फील्ड निकालने का वो आगे पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ होते हैं। अब इसमें देख लो म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। अब परमिएबिलिटी होता क्या है, जैसे परमिटिविटी था ना मीडियम के बारे में बताना, ये भी मीडियम के बारे में बताती है, बस नाम चेंज हो गया परमिएबिलिटी की, मैग्नेटिक फील्ड वाला हिसाब है इसमें। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, कुछ इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यूनिट वगैरह हम निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट होती है फील्ड की टेस्ला। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको टी लिख देंगे। आई की यूनिट तुम्हें पता है एम्पियर होती है, ये लेंथ हो जाएगी, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो, ये जो फॉर्म थी वो स्केलर फॉर्म थी, मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर। तो ठीक है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, डीबी के ऊपर वेक्टर लगा दोगे, बाकी कांस्टेंट ऐसे ही आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे सीन होगा, आई के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, डी एल वैक्टर है और एक इसमें आर वेक्टर है, इनका क्रॉस हो रहा है, और नीचे आर का क्या बन जाएगा, क्यूब। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में देखो एक आर ऊपर एक्स्ट्रा आ गया और एक आर नीचे एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, और ये क्रॉस हो रहा है, तो वो क्रॉस सॉल्व करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, वो इसके अंदर ही एडजस्ट हो गया। और एक क्या चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, डी एल और आर क्रॉस हो रहे हैं और आंसर क्या बना रहे हैं, डी बी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आंसर आता है इसका, वो क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स के, ये दोनों टर्म्स के क्या होता है 90 डिग्री पे, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो डी एल से भी डी बी वेक्टर 90 पे होगा, और आर से भी कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है यहाँ से। इसके बाद फिर आता है भाई, ये तो हो गया सब फार्मूला वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। अगर तुमसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकाल लोगे। डायरेक्शन के लिए होता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। इस चैप्टर के अंदर 2 ही रूल हैं, एक राइट हैंड थंब रूल है, एक राइट हैंड पाम रूल है। थंब रूल फील्ड निकालने के काम आता है, फील्ड की डायरेक्शन, और राइट हैंड पाम रूल फोर्स निकालने की डायरेक्शन के काम आता है। ठीक है, तो अब ये वाला देख लेते हैं एक बार। राइट हैंड पाम रूल क्या है, देखो पहले इसमें समझ लो क्या करना है। तुम्हें सबसे पहले इसमें देखो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और फिंगर्स कर्ल करनी है। ठीक है, और वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो कुछ रिप्रेजेंट करेगा। तो तुम क्या करो, थंब की डायरेक्शन में करंट को रख लो, वायर में करंट तो दिया होगा, तो थंब की डायरेक्शन को उसमें अलाइन कर लो, और याद रखना राइट हैंड है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड से मत सॉल्व करने लग जाना। फिंगर्स कर्ल करोगे, जिधर फिंगर्स कर्ल होंगी वो जो डायरेक्शन आएगी, वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा, जैसे कि तुम्हें इस तरह से दे रखा है वायर, और इसमें जा रहा है करंट ऐसे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तुम क्या करना, ऐसे थंब को अलाइन कर लेना। ठीक है, तो फिंगर्स को टर्न करवाओगे तो इस तरह से टर्न होंगी, इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, फिंगर्स ऐसे टर्न होंगी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस तरह से आ रही है। अब देखो फिंगर्स यहाँ से टर्न होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, और किसकी तरफ जाएंगी, इधर, इधर जा रही है फिंगर्स, अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर वाली डायरेक्शन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और डॉट का मतलब क्या होगा, आउटसाइड। ठीक है, तो इस साइड अगर कोई भी पॉइंट आता है वायर के लेफ्ट साइड पे, तो सारी की सारी फील्ड अंदर जाएगी, और ये वाली जो साइड है
यहाँ पे फील्ड क्या होगी, बाहर की साइड आएगी, मतलब अपोजिट चलता है। लेफ्ट में जो भी आंसर होगा राइट में उसके उल्टा चल रहा होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये फील्ड फिंगर से बाहर की तरफ निकली है ना, और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे फील्ड इनसाइड और यहाँ पे फील्ड आउटसाइड, ठीक है। ये होगी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। एक टाइप और देखो इसका, अगर मान लो तुम्हें करंट वाली वायर ऐसे दे रखी है, अभी डॉट का मतलब बताया था आउटसाइड, मतलब जो करंट आ रहा है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। बाहर आ रहा है मतलब जेड प्लेन में आ रहा है, ठीक है, जेड एक्सिस में आ रहा है। तो क्या करोगे, थंब को ऐसे बाहर की तरफ रखोगे, बाहर की तरफ रखोगे तो फिंगर्स तुम्हारी ऐसे टर्न करेंगी इस तरह से, ठीक है। ऐसा कुछ सर्कल बना रही होंगी इस डॉट के आसपास, ये इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, फील्ड ऐसे ऐसे घूम रही है इसके आसपास, ठीक है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है। और ये तो प्रॉपर फील्ड आ गई पूरी की पूरी। अगर मान लो इस फील्ड पे भी तुमसे एक पॉइंट पे आंसर पूछे थे, भाई इस पॉइंट पे बता दो, सिर्फ पूरा सर्कल मत बताओ, सिर्फ इस पॉइंट पे बता दो आंसर क्या आएगा। तो सर्कल पे एक पॉइंट हाईलाइट करने के लिए क्या बनाते हैं हम, टेंजेंट। ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इसमें ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे डॉट। और एक चीज़ और बताई थी ऊपर अभी कि डी बी जो होता है और डी एल जो होता है 90 डिग्री पे होता है, और डी बी और डी आर भी कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंफर्म भी हो जाएगा, ये आर डिस्टेंस है वायर से जो होता है, तो ये कितने एंगल पे बन रहा है आंसर, 90 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं इसके। इसके बाद जो आता है वो रहती है इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये। कुछ एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें डेरिवेशन है, ठीक है, पेपर में कोई सी भी आ सकती है, और बाकियों के हमें रिजल्ट याद रखना, उनकी डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। तो फर्स्ट देखो इसमें क्या है, फर्स्ट है ये जो भी बायो सेवर्ट लॉ है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताएगा ना, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है। ये फाइनाइट इनफाइनाइट का ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइनाइट वायर मतलब इसकी लेंथ फिक्स है, मान लो इतनी सी लेंथ है ये, ठीक है। इस लेंथ का मेरे को आंसर बताना है, भाई इस पूरे वायर की वजह से करंट इसमें ऐसे जा रहा है, फील्ड कैसे होगी। तो यहाँ से मान लो ए डिस्टेंस पे पॉइंट है पी। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ए डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस होगा ए, क्योंकि फॉर्मूला में आएगा ये, तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर वाला लेना, ठीक है। तो ये ए डिस्टेंस हो गया। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस आएगा, ये एक एंड पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और ये वाला दूसरे एंड पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस यानी हम एंगल से बात करेंगे कि ये जो लाइन खींची है तुमने ए, यहाँ से ऊपर वाला जो है ये वाली जो लेंथ है वो कितने एंगल पे आ रही है, फाई 1 पे, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वायर की तरफ, तो नीचे वाले में ऐसी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। ये एंगल को मान लो कितना है, फाई 2, ठीक है। और लेंथ इसकी मान लो एल है। तो क्या होगा, जो फील्ड का इसमें आंसर आएगा, डेरिवेशन नहीं करनी हमें, डायरेक्ट आंसर देखना है, वो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद रखना है इसको, आई बाई ए, ठीक है। ए कौन सा डिस्टेंस है, वही परपेंडिकुलर वाला, वायर का करंट आई, और साथ में आएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। फाई 1 क्या है, ऊपर वाले एंड का एंगल, और फाई 2 क्या है, दूसरे एंड का एंगल, ठीक है। ये फाइनाइट वायर की वजह से आंसर। सेकंड देखो, यही फार्मूला का यूज़ करके ना हम सेकंड आंसर निकालेंगे। यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। पेपर में इनफाइनाइट की जगह लॉन्ग वायर भी लिखा हुआ आ सकता है, उसका मतलब यही होता है इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिखा है, इसका मतलब इनफाइनाइट वाला आंसर देना। तो ये वायर की लेंथ कहाँ तक जा रही है, ऊपर से भी इन्फिनिटी और नीचे से भी इन्फिनिटी, यहाँ से वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो गया। अब देखो ये लेंथ जा रही है इन्फिनिटी तक, और एंड पॉइंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को भी कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक। दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल, इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है ना। तो ये कितना एंगल बनाएंगी, फाई 1 90 डिग्री। ऐसे नीचे वाले एंड पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, ढूंढने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे आना पड़ेगा। तो दोनों एंगल कितने कितने के हो गए, फाई 1 फाई 2 90 डिग्री के।
तो ये फार्मूला अपडेट हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इतना ही रहेगा, आई बाय ए आएगा, है ना, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही चल रहा है। और 5 1 5 2 की जगह 90 90 पुट करोगे तो साइन 91, फिर साइन 91 और 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको 2। ठीक है, 2 से ऐसे याद रख लेना भाई, दोनों तरफ इन्फिनिटी है तो 2 आएगा आंसर में, ऊपर भी इन्फिनिटी जा रहा है नीचे भी इन्फिनिटी। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर का आंसर हो गया। सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक तरफ तो इन्फिनिटी को जा रही है, दूसरी तरफ इन्फिनिटी को नहीं जा रही, मतलब ये एंड पॉइंट फिक्स हो गया और ये एंड पॉइंट मान लो कि कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। ये डिस्टेंस हो गया ए डिस्टेंस। तो देखो इसका खुद से एंगल कितना होगा 0 डिग्री, मतलब फाई 2 कितना हो गया 0, और ऊपर वाले को पहुंचने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। तो इस केस में एक साइन थीटा की वैल्यू में यहाँ पे 90 आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा 0 डिग्री, तो मतलब एक ही बनाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, इसमें से 2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट का है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तो 2 आएगा, एक तरफ इन्फिनिटी तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले तो फार्मूला इनका डेरिवेशन तुमने नहीं करना। इसके बाद जो आता है वो आता है डेरिवेशन वाले टॉपिक। ठीक है, बाय सेवर्ट लॉ जिसकी डेरिवेशन करनी है हमने। तो देखो कौन सा पॉइंट है ये, 3 हो गया, फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारा सर्कुलर लूप। ठीक है, ये सिलेबस में है इसका डेरिवेशन। तो हमने क्या निकालना है, सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड निकालनी है। अब सर्कुलर लूप पे भी दो तरह से फील्ड निकल सकती है, एक उसके सेंटर पे, एक उसकी एक्सिस पे। तो ये है सेंटर वाला डेरिवेशन। ठीक है, इजी है। हमने क्या किया, वायर ले ली, सर्कुलर वायर, लूप कह लो इसको। ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया ओ पॉइंट। तो हमें बताना क्या है, इस ओ पॉइंट पे भाई फील्ड कितनी आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियस को तुम ए भी मान सकते हो, आर भी मान सकते हो। अभी पिछले वाले में ए चला है तो इसमें भी ए चला लो। ठीक है, ए डिस्टेंस होगी रेडियस, करंट इसमें जा रहा है ऐसे। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी कैसे भी मान लो, डेरिवेशन कर रहे हो तो एक ही चीज़ फिक्स रखो, भी हम एंटी क्लॉकवाइज लेके ही चलेंगे या क्लॉकवाइज लेके ही चलेंगे। मैं एंटी क्लॉकवाइज से करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब ऐसा लूप वाला क्वेश्चन आता है ना, तो वायर तो क्या कर रही है, करंट को ऐसे घुमा रही है, तो यहाँ पे रूल उल्टा हो जाता है डायरेक्शन निकालने के लिए। रूल क्या था कि थंब की डायरेक्शन में करंट रखो तो फिंगर जिधर टर्न करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यहाँ रूल उल्टा कर दिया करो, यहाँ पे फिंगर की डायरेक्शन में करंट देख लिया करो, कैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो थंब ऐसे बाहर की साइड पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, बाहर की साइड आएगा। तो कहने का मतलब इसकी जो फील्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर आएगी, बाहर के लिए क्या लगाओगे डॉट। ठीक है, इस लूप की फील्ड क्या आ रही है, ऐसे बाहर आ रही है ओ से। अब ओ पे वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्शन तो पता लगी आउटसाइड है, वैल्यू कितनी आएगी, तो हम क्या लगाएंगे बाय से बट लो। क्या फॉर्मूला था, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय में आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इधर तो इंटीग्रेट हो जाएगा, आ जाएगा आंसर टोटल बी। इधर देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी। करंट भी इसमें फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। आर स्क्वायर रेडियस, उसकी जगह मैंने ए लिखा हुआ है, ये भी तो फिक्स रहेगी, ये भी चेंज नहीं हो रही, तो ए का स्क्वायर भी क्या आ गया, बाहर आ गया। और रह क्या गया, साइन थीटा रह गया और डीएल रह गया। अब साइन थीटा देखो, बताया था थीटा किस किस का एंगल होता है, डीएल वेक्टर का और आर वेक्टर के बीच का। ठीक है, आर की जगह यहाँ पे हम ए वेक्टर लिख देते हैं, चलो आर ही लिख देते हैं। रेडियस हमें पता है ए ले रखी है हमने, ए ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और डीएल वेक्टर देखो, ये पूरी वायर है, इस पूरी वायर का छोटा सा हिस्सा कहीं पे भी कट कर लो, ये मान लो कट कर लिया, तो डीएल वेक्टर किधर जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तो कितना एंगल बन रहा है दोनों में, 90 डिग्री। यहाँ कट करते तो डीएल ऐसे जाता, तब भी रेडियस से कितने पे होता, 90 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ गया इसका मतलब 90 डिग्री।
साइन 90 रखोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब वो भी रिमूव हो गया। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, सिर्फ dl। अब देखो dl का क्या है, dl है वायर का छोटा सा हिस्सा, ये वाला। ऐसे dl कट करते रहो और सबको प्लस कर दो, तो सरकमफ्रेंस नहीं आ जाएगा सर्कल का, है ना। और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, आर की जगह मेरे को a लिखना है, तो a की एक पावर यहाँ कैंसिल होगी और इसको कैंसिल करोगे 2 पे आएगा, तो आंसर क्या आ गया, μ0/2 I/a। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। याद रखना ये फील्ड जो आती है वो सेंटर पे आती है, कितनी आती है, μ0/2 I/a। ठीक है, सर्कल वाले में पाई वाली टर्म नहीं आती, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये था डेरिवेशन। इसके बाद इसी की फॉर्म आ जाती है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है कि जैसे ये सर्कल था वैसे सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, तो सेमी सर्कल के लिए वही करो, आंसर लिख दो पहले सर्कल का, μ0/2 I/a होता है, और सेमी सर्कल के लिए ना वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, और इसका भी हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से चलेगा यूनिटरी मेथड के हिसाब से। तो उसके बजाय हम जनरल एक फार्मूला लिख देते हैं, जनरल रिजल्ट लिख देते हैं। क्या जनरल रिजल्ट है कि इस तरह से मान लो सर्कल का कोई भी पार्ट आ गया, सेक्टर कह लो इसको, थीटा एंगल पे, जैसे इसमें थीटा कितना है 180 डिग्री, ये एंगल पूरा कितना बनेगा 180। सर्कल वाले में 360 बन रहा था, इसमें क्या बन रहा है थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, μ0/4 पाई I/a मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला आ जाएगा, इसका जनरल फॉर्म आ जाएगी। और थीटा किस में होना चाहिए यहाँ पे, रेडियंस में। ठीक है, रेडियंस मतलब वो डिग्रीज नहीं, पाई की टर्म्स में आंसर लिखने। जैसे हम पुट पे करके देख लो, 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, यहाँ पाई रखोगे कैंसिल हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा μ0/2 I/a और फिर 1/2, है ना, ओवरऑल 4 हो जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म होगी, ये कोई भी एंगल है उसे सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ सर्कल के सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ी हैवी कॉम्प्लेक्स टाइप, वो आती है, यही सर्कल ले रखा है तुमने, उसकी एक्सिस पे आंसर निकालो। ये कौन सा, फिफ्थ डेरिवेशन। तो देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन एक्सिस। ठीक है, जो पॉइंट होगा वो एक्सिस पे होगा, इसको समझो थोड़ा। अब एक्सिस बनाने के लिए ना लूप को 3D शेप में बनाना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, ये 3D में मान लो करंट ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे बाहर आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये रिंग ऐसे 3D में रखी हुई है, ये क्या हो गया इसका सेंटर, ओ पॉइंट। तो एक्सिस लाइन क्या होती है, ये होती है एक्सिस, तो बीच में से ऐसे लाइन जा रही होती है। अब देखो मैंने बताया था जिधर करंट उधर ही क्या होता है डीएल वेक्टर, तो ये डायरेक्शन डीएल की होगी इधर, और यहाँ होगी अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ डीएल अंदर जा रहा है और यहाँ से डीएल बाहर आ रहा है, मतलब ये प्लस जेड है और वो माइनस जेड एक्सिस है। चलो डीएल पता लग गया। और बाय सेवर्ट लॉ में क्या पता करना होता है, डी बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय में आर स्केयर। डीएल हो गया, आई हो गया, μ0/4 पाई वैसे ही कांस्टेंट है, एक आर देखना और एक साइन थीटा देखना है। थीटा किस किस का एंगल है, डीएल का और आर वेक्टर का एंगल। ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं। डीएल तो पता लग गया, बाहर आ रहा है। आर वेक्टर वो होता है जहाँ पे तुम्हें आंसर चाहिए होता है, मान लो ये पॉइंट है मेरा, यहाँ मेरे को आंसर चाहिए, तो मैं डीएल और आर को, डीएल और ए को ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरी लेंथ है स्मॉल। ठीक है, डीएल, इस लेंथ में मेरे को आंसर निकालना है, मैं क्या करूँगा, इनको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ मान लो थोड़ा, यहाँ पे ए पॉइंट, और ऐसे ही इनको भी ज्वाइन कर देते हैं, बाद में पता लगेगा क्यों ज्वाइन किया। तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखो डीएल आ रहा है बाहर यानी जेड एक्सिस में, और आर है यहाँ प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो कितना एंगल होगा दोनों में, ये 90 बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि डीएल जो है वो मेरा जेड एक्सिस में है, और जो आर है मेरा वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो दोनों में कितना फ़र्क होता है, 90 होता है।
तो यहाँ साइन थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये टर्म तो आएगी नहीं, ठीक है। और देखो अब निकालते हैं फील्ड की डायरेक्शन। इसमें देखो एक टॉपिक यूज होगा जिसको बोलते हैं मिरर एलिमेंट सिमेट्री। मिरर एलिमेंट सिमेट्री, ठीक है। ये हम तब देखते हैं जब कुछ वैल्यूज आपस में ना कैंसिल हो रही होती हैं, मतलब हमें लगता है कुछ और है और आंसर कुछ और आ रहा होता है। तो देखो कैसे हो गई। पहले इसको लगाने के लिए हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी। देखो ये डी एल बाहर आ रहा है, आर ऐसे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वही रूल लगाएंगे। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, या दूसरा रूल भी लगा सकते हो। जैसे फॉर्मूला में इसके वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर था, तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम ऐसे राइट हैंड थंब रूल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, डी एल या करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे और अगर फिंगर्स टर्न करोगे तो वो डायरेक्शन किसकी साइड होनी चाहिए, आर की तरफ, ठीक है। आर की साइड फिंगर्स बंद करो तो थंब से आंसर किसका आ जाएगा, फील्ड का। या उल्टा रूल लगा लो, थंब की डायरेक्शन में करंट को रख लो तो फिंगर इधर टर्न करेंगी, वहाँ क्या आंसर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो पिछले वाले में जैसे सर्कल वाले में रूल उल्टा लगाया था, इसमें भी ऐसे लगेगा। ये करंट बाहर आ रहा है या डीएल बाहर आ रहा है, तो क्या करो, फिंगर्स को ऐसे बाहर रख लो, ठीक है, और आर की तरफ टर्न करो, मतलब इस वेक्टर की तरफ ऐसे फिंगर्स घुमा दो, ठीक है। तो तुम्हारा थंब जो आएगा ना वो ऐसे निकल रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, थंब ऐसे आएगा। तो इसको हमें बनाना कहाँ पे है, ठीक है, डीएल से बाहर था। अब देखो क्या होता है, तो हमने क्या किया, थंब को फाइंड आउट किया, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ आई, इस तरह से आएगी। ए पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ए पे आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डीबी वेक्टर जाएगा इसका, और बताया था आर और डीबी में कितना फर्क होता है, 90 का, इसलिए प्रॉपर पता लगे भाई ऐसे बनेगा। ये तो इस एलिमेंट की बात थी। सेम एलिमेंट यहाँ कट करोगे ना तुम, ये वाला, तो इसकी डायरेक्शन देखोगे सिमेट्री की वजह से वो ऐसे आएगी, यहाँ से 90 पे, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये भी 90 है, ठीक है। ये दोनों मिरर एलिमेंट की वजह से। मिरर एलिमेंट का मतलब ये डीएल के अपोजिट बिल्कुल है ना, ये डीएल, तो इसकी फील्ड भी इसके अपोजिट बन रही है ऐसे। अब देखो हमने क्या करा, इस एंगल को मान लिया अल्फा, ठीक है। थीटा भी मान सकते थे, थीटा हमने यहाँ भी यूज़ कर लिया सिंबल, तो इसको नाम अलग देने के लिए अल्फा नाम दे दिया। सिमेट्री की वजह से दोनों सेम आएंगे। अब देखो ये अल्फा हो गया, और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना 90 90 है। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल सी लाइन बना दी, ये वर्टिकल ही बनाना। ये अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा। फिर से ये पूरा 90 है और ये भी निकाला 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बच जाएगा, अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो ये याद ही रख लेना, वहाँ पेपर में तो इतना टाइम नहीं होगा, याद ही रख लेना। यहाँ पे अल्फा होता है तो इनके वर्टिकल एक्सिस के साथ भी कितना कितना एंगल बनता है, अल्फा, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया, वो 90 माइनस कर करके यहाँ तक पहुँचेंगे। अब कंपोनेंट हो सकते हैं डीबी के, इधर आएगा कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट, इधर आएगा साइन अल्फा। मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, इधर आ रहा है ऊपर वाले वेक्टर का साइन वाला कंपोनेंट, और ऊपर वाली साइड आएगा कौन सा कंपोनेंट, कॉस अल्फा। नीचे वाला भी ऐसे ही करेगा, यहाँ पे आएगा डीबी कॉस अल्फा, और इधर आएगा डीबी साइन अल्फा, ठीक है। यही लिख दो इसको, डीबी साइन अल्फा। अब एक चीज़ बताओ, डीबी कॉस अल्फा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहे हैं, और ये वाले दोनों सेम डायरेक्शन है तो ऐड होंगे। कहने का मतलब क्या है, इस सर्कुलर वायर में ना हर बार दो एलिमेंट होंगे मिरर पे, है ना, ये इसके अपोजिट होगा, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा ना मिला के, उनमें से कॉस वाला कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होगा। चाहे तुम यहाँ वाले कंपोनेंट ले लो, ये वाला और ये वाला, इनके भी कॉस वाले कंपोनेंट हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ऐड कौन से कंपोनेंट होंगे, सिर्फ साइन अल्फा वाले। मतलब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, डीबी के अंदर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है,
एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दे रहा है अल्फा वाला कंपोनेंट, साइन अल्फा वाला, डीबी साइन अल्फा। तो तुम क्या फाइंड आउट करो, तुम इस केस में डीबी से आंसर मत निकालो। जैसे ये निकालना है मेरे को डीबी, तो मैं डीबी नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा डीबी का साइन अल्फा वाला कंपोनेंट, क्योंकि एक्चुअल में तो वही आंसर लेके आएगा ना, कॉस वाले तो हर बार कैंसिल हो जाएगा मिरर की वजह से। तो यही बताने का मतलब बात। अब करते हैं इस पर इंटीग्रेशन, है ना, फॉर्मूले लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। अब डीबी में एक्चुअल में कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, डीबी का साइन अल्फा वाला कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि कॉस वाला कैंसिल हो रहा है। डीबी हमें पता है ये फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आगे क्या आता है आइडियल साइन थीटा, वो 1 हो चुका है, और डिस्टेंस का स्केयर। अब डिस्टेंस देखो कौन सा लोगे, डिस्टेंस होता है डीएल के बीच का और पॉइंट के बीच का, ए पॉइंट जो था। तो ये डिस्टेंस तो स्मॉल आर है ना, यहाँ क्या लिखोगे स्मॉल आर का स्केयर, ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे स्मॉल आर का स्केयर। और रह गया अब साइन अल्फा। देखो साइन अल्फा कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये ट्राइंगल यहाँ पे आया है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर से अल्फा निकाल लोगे, मतलब साइन अल्फा निकाल लोगे, तो कितना आएगा, इसका सामने आर साइड है और ये एक्स है, एक्स डिस्टेंस है, तो ये कितना आएगा रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आर बाय रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये साइन अल्फा हो जाएगा। इसको पुट कर देते हैं, आर डिवाइडेड बाय रूट आर स्केयर प्लस एक्स का स्केयर। अब ये सारी कांस्टेंट, हम आर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, मिनट 4 पाई भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, रह के गया इंटीग्रेशन में डीएल। तो सबको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, मिनट बाय 4 पाई, आई भी बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया, नीचे से स्मॉल आर स्केयर बाहर आ गया, और रूट में आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर बाहर आ गया। रह क्या गया डीएल का इंटीग्रेशन। इसके बजाय हमें पता है डीएल डीएल इंटीग्रेट कर करके सर्कमफ्रेंस बन जाता है, और सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा 2 पाई आर। अच्छा स्मॉल आर वही चीज़ है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस भी क्या है, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होएगा कैपिटल आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, मतलब यही वाली चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो स्मॉल आर की वैल्यू भी रख देते हैं, स्मॉल आर कितना है रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो क्या आएगा मिनट बाय 4 पाई आई बाय आर, इस आर स्केयर की जगह क्या आ जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और ये रूट में है, रूट वाली वैल्यू का क्या लिखोगे आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, रूट है तो पावर ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2 पाई आर, ये 2 पाई का यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा आंसर मिनट बाय 2 आई आर स्केयर डिवाइडेड बाय, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होके आएगा आंसर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा इसका। और इसका एक ग्राफ बनता है, ठीक है, ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस। अब एक्स तुम्हारा राइट साइड भी हो सकता है पॉइंट, और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, यहाँ बनानी है फील्ड। तो इसका जो ग्राफ आता है ना वो इस तरह का आता है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आता है। इससे पता क्या लग रहा है, जो ये जो बी का आंसर आ गया तुम्हारा वो और एक्स कैसे प्रोपोर्शनल है, एक तो इन्वर्सली, तो इन्वर्सली का ग्राफ ऐसा होता है। और चाहे तुम एक्स में नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, स्केयर होकर आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, तो ग्राफ दोनों साइड क्या बनते हैं बिल्कुल सेम बनते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ भी आ गया, ठीक है, ग्राफ भी कई बार आया हुआ है इसलिए बताया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या आएगा, ये सारा बायो सेवर्ट लॉ था। अब बायो सेवर्ट लॉ में प्रॉब्लम क्या है, हर बार इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे उसकी एक अल्टरनेटिव अप्रोच देखेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में फील्ड निकालने के लिए हमने लास्ट में गॉस लॉ पढ़ा था, ये भी वैसा वैसा है, इसको बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ACL शॉर्ट में बोलेंगे इसको, ठीक है। देखो ACL में करना क्या है, इसका एक रिलेशन है B डॉट DL, दोनों वेक्टर हैं, इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड, ठीक है,
ये है सीधा सीधा इसका फार्मूला। समझ लो ये कहाँ से आया फार्मूला। जैसे मान लो यहाँ पे वायर है, 2 वायर है, करंट इसमें क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, करंट वैल्यू I1 है, ये इनसाइड आ रहा है, करंट की वैल्यू क्या है I2। तो तुम्हें निकालना है इसकी वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें फील्ड चाहिए होगी जितने डिस्टेंस पे, मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर से R डिस्टेंस पे तुम्हें आंसर चाहिए फील्ड का। तो हम क्या करेंगे, R डिस्टेंस पे जैसे उसमें गॉसियन सरफेस बनता था, इसमें बनेगा एम्पियर्स लूप। ठीक है, ये लूप बन गया, ये ऐसे लगा लो एक थ्रेड रख दिया इसके आसपास। ठीक है, सर्कल फॉर्म में, स्फीयर नहीं है ये, सर्कल है। ठीक है, मतलब 2D शेप है, तो हमने इस तरह से रख दिया इसको। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे, और ये लूप के अंदर ना डायरेक्शन बनानी पड़ती है, वो तुम्हारी मर्जी है डायरेक्शन कैसे बनाओ। डायरेक्शन दिखाने के लिए लूप की, डायरेक्शन ऑफ लूप क्या प्रेफर किया जाता है कि जिधर तुम्हारे करंट की डायरेक्शन है उससे तुम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ठीक है, कौन सा रूल लगा के, राइट हैंड थंब रूल। उसी डायरेक्शन में तुम क्या कर दो, डीएल को रख दो। ऐसा कोई वैसे रूल है नहीं, बट ये प्रेफर करोगे तो थोड़ा आंसर इजी आ जाएगा। यहाँ पे डॉट हटाओगे तो कॉस सीट आता है ना, वो हर बार 1 वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी उसकी। तो ये इस हिसाब से रखना, लूप की डायरेक्शन जिधर फील्ड जा रही होगी उस डायरेक्शन से तुम डीएल निकालो। अभी बताते हैं कैसे। तो इसमें देखो, हमने मान लो डीएल की डायरेक्शन मान ली इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये लेंथ वेक्टर ऐसे जा रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ये लूप की डायरेक्शन कह लो। और इसमें जो हमने एलिमेंट कट किया वो कहाँ जाएगा फिर, इस तरफ, है ना, टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो डीएल वेक्टर आ गया। इसकी वजह से, करंट की वजह से देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे वैल्यू, ये तो वैल्यू निकल के आएगी बल्कि इसका फार्मूला, डीएल रखेंगे, डीएल ही, और डॉट हटा के क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। वो देख लेंगे इनमें एंगल जो बन रहा होगा। ठीक है, इसमें और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा आएगा यहाँ पे। तो वो होगा किसके इक्वल, उसका इंटीग्रेशन म्यू नॉट, पता ही है परमिटिविटी होती है। आई इनसाइड का मतलब अंदर लूप के अंदर जितना करंट है वो। फ्लक्स वाले में गॉस लॉ के अंदर तुमने फॉर्मूला लिखा था कि फ्लक्स होता है मेरा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। ई की जगह वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर की जगह वहाँ 3D शेप होती थी ना, यहाँ पे 2D शेप है, तो डीएल वेक्टर आ गया। यहाँ पे भी डॉट और है, यहाँ पे भी डॉट और है, और ये किसके इक्वल है, इधर चार्ज होता था, इधर उसकी जगह करंट है, इनसाइड चार्ज की जगह इनसाइड करंट। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, या म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। ठीक है, ये दोनों अपोजिट लिखे जाते हैं, वो न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये इसके एनालॉगस है, मतलब सिमिलर है। ये किसके है, एनालॉगस है इसके। मैच कर सकते हो इन दोनों को। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। और मोस्टली केसेस में लूप की डायरेक्शन सर्कुलर आती है। एक एप्लीकेशन आएगी सोलेनोइड, उसमें हम रेक्टेंगल शेप बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, वैसे लूप की डायरेक्शन हमेशा ऐसा सर्कल फॉर्म में आती है। ये जो चीज़ बताई थी इसको समझो एक बार, इस वाले पॉइंट को। जैसे मान लो ऐसे है करंट, ये करंट बाहर आ रहा है, इसकी फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ बनेगी फील्ड, किस डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, थंब बाहर आएगा तो ये फील्ड ऐसे घूमेगी, फिंगर्स ऐसे टर्न करेंगी। ये मेरी किसकी डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी डायरेक्शन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और मैं क्या करूँगा फिर, ये डायरेक्शन देख के ना डीएल की डायरेक्शन फिक्स करूँगा। डीएल को भी मैं कैसे ले लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लूप की डायरेक्शन को भी मैं क्या रखूँगा, ऐसे ही रखूँगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये प्रेफर करना है। क्यों, क्योंकि फिर बी और लूप की डायरेक्शन मतलब डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी। और सेम सेम डायरेक्शन हो जाएगी तो हम यहाँ पे डॉट के बाद जो कॉस थीटा लगाएंगे वो कितना रखना पड़ेगा, 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो हर बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी। ठीक है, अब देख लो इसकी एप्लीकेशन, देख लो कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। 2 एप्लीकेशन है तुम्हारे सिलेबस में। एक, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो ड्यू टू इनफाइनाइट वायर।
बहुत ईजी एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका आंसर हम देख भी चुके हैं जो आता है। तो देखो ये वायर मान ली, करंट जा रहा है, वायर कैसी है, इन्फिनिटी, करंट जा रहा है इसमें आई। तो इसके आसपास एक लूप बनाना पड़ेगा। जितने डिस्टेंस मान लो तुम्हें इस डिस्टेंस पे आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्या पास करवा देंगे, लूप। ठीक है, ये लूप बन गया। इसकी डायरेक्शन कैसे बताई थी, लूप की डायरेक्शन जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, थंब ऊपर रखोगे करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगी। एंटी क्लॉकवाइज हम क्या मान लेते हैं, लूप की डायरेक्शन। तो डीएल भी ऐसे ही घूमेगा। मान लो इस वाले पार्ट में मैं रख रहा हूँ डीएल को, तो डीएल इसमें अंदर की तरफ जा रहा होगा, और अगर यहाँ डीएल कट करते हो तो यहाँ क्या आ रहा होगा, बाहर की साइड आ रहा होगा। जो भी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जा रही है वहीं वहीं क्या जाएगा, डीएल एलिमेंट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इस डिस्टेंस को हम लिख देते हैं ए। ठीक है, आर भी लिख सकते हो, मर्जी है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, बी नॉट आई इन साइड के। ठीक है, अब बी तो मेरे को देखो पता नहीं है, बी मेरे को निकालना है। डी एल को मैंने डी एल ही रखा है, और इनके बीच में कॉस थीटा, बी और डी एल में तो सेम सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, इसको 0 कर देते हैं, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन साइड। इस सर्कल के अंदर एक ही करंट है आई वैल्यू का, तो आई इन साइड को आई लिख दिया हमने। अब cos 0 1 हो गया, बी वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी 2 पाई, आर की जगह मैं रेडियस ए यूज़ कर रहा हूँ, तो यह आ गया इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय ए। ठीक है, अब चाहे तुम ऐसे कर लो कि नीचे जैसे हमने पहले फॉर्मूला याद किया था वहाँ पे 4 पाई आता था, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके उस फॉर्म में भी ला सकते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए, है ना, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने इनफाइनाइट वायर का, दोनों तरफ इन्फिनिटी होती तो 2 आता आंसर। तो ये एप्लीकेशन थी। इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन जो है, इसकी 2 ही एप्लीकेशन है, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, वो सॉलिनॉइड है। ठीक है, तो वो वाली एप्लीकेशन देख लो, सॉलिनॉइड। और सॉलिनॉइड पहले समझ लो क्या होता है, उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड। सॉलिनॉइड कुछ नहीं है, इस तरह से एक सिलेंडर है। ठीक है, किसी मटेरियल का बना है, ज़्यादातर हम इसको बनाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, और इसके ऊपर हमने ना ऐसे वायर रैप कर दी, ये वायर ऐसे टर्न करवा दी इस तरह से। तो करंट ऐसे जाएगा, इन सब में जाएगा करंट ऐसे। ठीक है, और यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, वही बाहर आ जाएगा। और मुझे पता है करंट जितनी बार वायर में जाएगा वो मैग्नेट बन जाएगा, तो ये क्या बन चुका है, अब एक मैग्नेट बन गया है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरह से, ये सारी फील्ड इस सिलेंडर के अंदर से जाती है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम आता है सोलेनॉइड। ठीक है, अब यही बताना है ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फॉर्मूला निकालना है इसका। तो देखो कैसे करोगे इसको, हम ना यहाँ पे ये सोलेनॉइड को लिखते हैं आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड में देखो कुछ एजम्पशंस होती हैं जो हम मानते हैं। इसमें सोलेनॉइड से बाहर जो फील्ड होती है, यानी बी आउटसाइड होती है, वो कितनी होती है, 0। ठीक है, सोलेनॉइड के बाहर कोई फील्ड नहीं होती। जैसे हमने ये बनाया सिलेंडर, सोलेनॉइड है, तो यहाँ वाले एरिया में फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। ये आइडियल सोलेनॉइड में पहली एजम्पशन होती है। दूसरी एजम्पशन होती है कि जो सोलेनॉइड की रेडियस होगी ना, ये वाली r, और जो इसकी लेंथ होगी l, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेंथ जो होगी इसकी बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियस। ठीक है, मतलब बहुत पतला सा सिलेंडर होता है, ये होता है सोलेनॉइड आइडियल वाला। तो हम यही इसी सोलेनॉइड को मान के डेरिवेशन करेंगे, ये आइडियल सोलेनॉइड है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे वायर रैप हुई हुई है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है। ठीक है, इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और इसमें देखो अब हम क्या करेंगे, लूप बनाएंगे। वो लूप ना इस शेप का बनेगा।
आधा मैंने लूप बाहर बनाया और आधा लूप कहाँ बनाया है, अंदर की तरफ। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं लूप को ए। इसमें बन रहा है सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप का लूप, बाकियों में हमारा सर्कल ही बनता है। ये एम्पियर्स लूप बन गया, नाम दे दिया इसको ए बी और सी डी। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है अब, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही एम्पियर्स लूप का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, है ना, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो डी एल लेंथ कितनी बार आ रही है, स्केयर के 4 पार्ट हो सकते हैं लेंथ में, एक ए बी लेंथ होगी, एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए। ठीक है, ये 4 लेंथ है। और डायरेक्शन तो बनाई नहीं, इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं, इस तरह से माननी है हमने इसकी डायरेक्शन जी एल की। ठीक है, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगी वैल्यू, 4 पार्ट में। तो हम इसको लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन कितनी बार होगा, 4 टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, उससे आंसर आएगा। एक जब लेंथ ए बी होगी, जब बी सी होगी, जब सी डी होगी और लास्ट में डी ए। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। ये सिंबल किसका होता है, क्लोज इंटीग्रेशन का। तो ए बी में मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख दी बी है। ए बी की लेंथ देखो कहाँ जा रही है, ए से बी की तरफ, नहीं लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट। तो लिखोगे यहाँ पे डी एल और साथ में क्या रख दोगे, कॉस 0। क्यों 0, ए बी भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, प्लस अब बी टू सी वाली देखो, क्या बी टू सी वाली लेंथ कहाँ जा रही है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट और ये अपवर्ड कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे रखा मैंने बी डी एल और यहाँ रख दिया कॉस 90। पता है तुम्हें कॉस 90 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। फिर आया सी डी टर्म। सी डी टर्म में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, डी एल लिखोगे, सी डी की लेंथ इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इधर। बट एक चीज़ देखो, एजम्पशन क्या थी, बाहर फील्ड कितनी होती है, 0। तो जहाँ सी डी लेंथ है वहाँ तो फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो कॉस लिखने का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी की वैल्यू कितनी है, 0। आउटसाइड बी कितना होता है, 0। फिर आया डी टू ए। डी टू ए लेंथ में क्या होगा, डाउनवर्ड आ रहे हो और फिर से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, फिर से इसमें एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ क्या रखोगे, बी डी एल कॉस 90। कॉस 90 से ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। अब बचा मतलब एक टर्म, और ये किसके इक्वल होगी, इसके म्यूनोटाइन साइड के। तो हमने क्या लिख दिया, बी बाहर इंटीग्रेशन से, डीएल का इंटीग्रेशन पता है तुम्हें क्या हो जाएगा, कितना होगा डीएल का इंटीग्रेशन इस बार देखो सर्कल नहीं है तो सर्कमफ्रेंस नहीं बनता। डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए टू बी वाली लेंथ। बट इंटीग्रेट करके ये तो इतनी सी लेंथ थी, एक्चुअल लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कंप्लीट लेंथ सॉलिनॉइड की वो आएगी, उसको भी लिखते हैं। और इस साइड क्या आएगा, चलो एल ही मान लो इसको, फिर यहाँ पे लिख देते हैं। और राइट साइड में मेरे क्या है, म्यू नॉट और आई इन साइड। अब देखो इसमें जितना करंट जा रहा था वो जितना भी था, अब कितना करंट आएगा इसके अंदर, जितने टर्न्स होंगे पूरी लेंथ के अंदर इस तरह से करंट जा रहा है। ठीक है, बीच में भी थे इस तरह से, मैंने बनाया नहीं। तो इसमें मान लिया कितने टर्न्स है टोटल, कैपिटल एन टर्न्स है। ठीक है, तो एक टर्न में करंट आई है तो एन टर्न्स में कितना होगा, एन टाइम्स ऑफ आई, ये टोटल करंट इनसाइड वाला हो जाएगा। अब देखो बी का आंसर क्या आ रहा है, एल को उधर ले जाओ, म्यू नॉट एन डिवाइड में एल है और साथ में आई है। इस टर्म को ना हम एक शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब इतनी लेंथ में इतने टर्न्स आएंगे, उसको स्मॉल एन बोल देते हैं। तो ओवरऑल बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये डेरिवेशन कंप्लीट। अच्छा देखो हम नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, ये टॉपिक है। और जो अब तक हमने पिछली वीडियो में कवर किया था वो पार्ट 1 था इसका। ठीक है, ये पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर देखो क्या होगा, एक तो चार्ज चाहिए होगा,
मूविंग मतलब चार्ज के पास वेलोसिटी भी होगी कुछ ना कुछ, और जब ऐसा चार्ज आएगा तो उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, फोर्स। ये कहाँ आएगा, किसके पास आएगा, तो इसमें ये भी ऐड कर लो, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हो और प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या तो हम कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, उसमें चार्ज को मूव करवाएं, ठीक है, तो उस पर क्या अप्लाई होगा, फोर्स। या फिर हम क्या करें, कोई कंडक्टर ले, कोई भी वायर है, ठीक है, उसमें करंट होना चाहिए, पता है तुम्हें, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट भी बोल देते हैं, नहीं मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड के आसपास कोई भी चार्ज मूव करे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। देखो अब कैसे, जैसे ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो इसके आसपास फील्ड बनेगी, ये सारा फील्ड रीजन है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई चार्ज लाते हैं और चार्ज को मूव करवाते हैं विथ सम वेलोसिटी v, ठीक है, तो क्या होगा, इसको जाना तो ऐसे चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए इसको, सीधा सीधा जहाँ वेलोसिटी है, बट होगा क्या, ये वायर ना अट्रैक्ट करने की पावर रखती है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो फील्ड यहाँ तक पहुँच रही है और क्या बन रही है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, फोर्स में, ठीक है। फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना किसी चार्ज पे, तो इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, इसकी तरफ फोर्स, फोर्स को हम यहाँ पे बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स Fm, ठीक है। तो होगा क्या, आगे भी जाता रहेगा, फोर्स इसको कंटिन्यूसली अपनी तरफ भी खींच रहा है, तो ओवरऑल इसका मोशन कहाँ से होगा, ऐसे ही इसके रिजल्टेंट से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है, मतलब जो मैग्नेट होता है, वो क्या कर सकता है, किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, चार्ज मूव करना चाहिए, रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला भी आएगा फिर इसका कुछ, तो इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है Fm का, देखो क्या क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, उस पर वेलोसिटी होनी चाहिए, और आसपास क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो फार्मूला में भी यही टर्म्स आएंगे, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। Fm का फार्मूला क्या हो गया, Q इंटू वी क्रॉस बी, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, पहले v है तो v ही लिखना पड़ेगा, बाद में b है तो बाद में b ही आएगा, ठीक है, इसी ऑर्डर में याद रखना है। और एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है, पहले भी बताई थी, ये Fm जो है वो किसका आंसर है, v क्रॉस b का, तो इन दोनों में एंगल कितना होगा, 90, और f और b में भी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब Fm इज परपेंडिकुलर टू v, और सेकेंड पॉइंट, Fm इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दोनों को क्रॉस करवा के जो आंसर आएगा वो दोनों से कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, ये तो हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे कुछ केसेस पढ़ने के लिए, स्पेशल केस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में ये चीज़ आएगी आएगी, ये स्पेशल केस कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आ जाएंगे, ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो। तो स्पेशल केस क्या चीज़ होती है, जो हम फार्मूला निकालते हैं ना, उसमें कुछ वैल्यूज रख के देख लेते हैं, वो स्पेशल केस बन जाते हैं। फार्मूला हमने पढ़ लिया Fm का, उसके अंदर देखो जो Fm का फार्मूला आया उसमें है Q इंटू वी क्रॉस बी, और जब क्रॉस हटाते हो तो साथ में क्या आता है, साइन थीटा, ये मेरा फार्मूला है। अब इसमें मैं अलग अलग थीटा की वैल्यूज रखूँगा, वो स्पेशल केस बन जाएगी। तो थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, फर्स्ट थीटा की वैल्यू हो सकती है या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री। अब इसको समझो, पहले तो थीटा देखो किस किस का एंगल है, वी और बी को क्रॉस करवाया था ना, तो वी और बी में जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, वो वाला थीटा है यहाँ पे, मतलब वी और बी के बीच में एंगल है। तो वी और बी में 0 डिग्री कब बनेगा, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, दोनों पैरेलल, और 180 डिग्री जब दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल। तो इन दोनों केस में देखो क्या होने वाला है, चार्ज लिया मैंने, चार्ज को मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी इधर, ठीक है, और मैंने फील्ड भी कहाँ लगा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इस तरफ लगा रखी है। तो थीटा कितना बनता है इस केस में,
0 डिग्री, क्योंकि वी और बी में कोई एंगल ही नहीं है, सेम सेम जा रहे हैं, पैरेलल है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू वी बी साइन 0 रखोगे और 180 तो 180 रखते, दोनों केस में आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0। अगर मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है तो इस चार्ज को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना, ये जिधर जा रहा है उधर ही जाता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो ट्रेजेक्ट्री आएगी, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ को ही बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, पूछा जाता है किस शेप से जाएगा, मतलब इसकी पाथ चेंज होएगी नहीं होएगी। तो इसमें तो फोर्स लग नहीं रहा, मैग्नेटिक फोर्स, तो इसकी पाथ सेम रहेगी, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक है, तो पाथ या ट्रेजेक्ट्री क्या आगे इसकी, स्ट्रेट लाइन। ये हुआ केस नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट केस देखो क्या है, सेकंड केस, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसमें फर्दर और भी चीज़ें। थीटा 90 देखो कैसे बनाओगे, मतलब वी और बी में 90 का एंगल चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना ली। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या बना ली, मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने क्या किया, चार्ज लिया और चार्ज को इधर मूव करवा दिया। अब देखो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, फील्ड है अंदर यानी जेड एक्सिस में, तो कितना एंगल बन गया, 90 बन गया। यानी ये केस के लिए डायग्राम सही है। अब इसमें हम चेक करते हैं फोर्स कहाँ लगेगा। जब फोर्स की तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताई मैंने कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये भी देख लो, रूल 4 FM डायरेक्शन। ठीक है, ये भी समझ लो और ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला जो आता है डायरेक्शन निकालने का, रूल कह लो, वो रूल क्या होता है, फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल था, इसके लिए राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये वाला रूल है, राइट हैंड पाम रूल। समझो इसको, राइट हैंड पाम रूल के, एक तो राइट हैंड से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, पाम रूल देखो क्या है, सबसे पहले फिंगर्स राइट हैंड की, उनको अलाइन कर लो अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हो गया। उसके बाद थंब आएगा, थंब को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मतलब जिधर चार्ज ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को अलाइन कर लो। तो फिर जो पाम का सामने वाला फेस होता है, ठीक है, वो जिधर पॉइंट आउट करेगा वो मेरी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह से ये थंब है, ठीक है, और ये हैंड्स हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन किसको पॉइंट आउट कर रही है, वेलोसिटी को, ये फिंगर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पाम वाला फ्रंट फेस एरिया होता है, ये वाला एरिया, जैसे ये सामने आ रहा होगा है ना, सामने फेस कर रहा है, तो ये किसको फेस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं ऊपर वाले में, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। पहले काम होता है फिंगर्स को अलाइन करना मैग्नेटिक फील्ड में, यानी फिंगर्स ऐसे अंदर की तरफ अलाइन हो रही होंगी, और थंब को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो जो चेक करोगे तो पाम जो आएगा, हैंड का जो पाम आएगा वो किस तरफ आएगा, अपर डायरेक्शन में, यानी फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। और ये भी ध्यान रखना, ये जो रूल है पॉजिटिव चार्ज के लिए है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की वो किस चार्ज के मोशन के लिए आएगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा फिर, पॉजिटिव का उल्टा कर देना, मतलब पॉजिटिव जैसा आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो आउटसाइड आ रहा होगा तो हम इनसाइड लिख देंगे नेगेटिव चार्ज के केस में। अब देखो ये दो फोर्स लगे, मतलब फोर्स ऊपर लगा और वो जाना इसको आगे है, तो दोनों की वजह से जाएगा, कैसे जाएगा, इस तरह से मोशन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे इस तरह की पाथ बनेगी इसकी। अब मान लो यहाँ पे पहुंच गया चार्ज, तो वेलोसिटी पहले ऐसे थी टेंजेंट के लॉन्ग, अब भी ऐसी रहेगी टेंजेंट के लॉन्ग। तो जब अब चेक करोगे तो अब फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, फिर से क्या होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट से निकलेगा फोर्स, इस तरह से पाथ बना लेगा।
ठीक है। फिर वेलोसिटी इसकी इधर होएगी टेंजेंट के लोग, तो फोर्स इधर आ जाएगा, फिर इनके रिजल्टेंट से निकलेगा। तो मतलब कौन सा पाथ बन रहा है, किस तरह की ट्रेजेक्ट्री बन रही है इसकी, सर्कुलर ना। यहाँ पे आएगा वेलोसिटी इधर हो जाएगी, फोर्स इधर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किसकी तरफ लग रहा है इसमें, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री कैसे आ रही है इसकी। ट्रेजेक्ट्री कैसी आ रही है, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ आ रही है। ठीक है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। अब इसमें फर्दर देखो और भी चीज़ें निकल सकती हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो सर्कल बना है इस तरह का, इसकी हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो कितना बड़ा सर्कल वो कवर अप करके आ रहा होगा। तो रेडियस निकालने के लिए देखो एक चीज़ हो रही है इसमें, सारा फोर्स किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और नाम है उसका एफ एम। और सेंटर की तरफ तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो एफ एम और एफ से एक ही है। सेंट्रीपिटल पता है तुम्हें, कोई नया टाइप का फोर्स नहीं होता, ये किसी और की फॉर्म लेके आता है। तो यहाँ पे वो किसकी फॉर्म लेके आ रहा है, एफ एम की, तो दोनों इक्वल होंगे। एफ एम देखो क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और वैसे भी थीटा इसमें कितना चला, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 साइन 90 की वजह से। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से रेडियस निकाल लो, क्या है ये रेडियस, सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैंसिल वैंसिल होगी चीज़ें, तो आंसर क्या आएगा, एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ये बहुत जगह यूज़ होएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये दो पार्टिकल दे दिए, एक अल्फा पार्टिकल हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, दोनों की रेडियस को कंपेयर करो, रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आए हुए इस पर। तो ये फॉर्मूला हो गया रेडियस का। रेडियस के साथ साथ देखो और किस किस के फॉर्मूला पूछे जाते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज़ है, भाई इसको एक चक्कर काटने में पूरा कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको टाइम पीरियड बोल देंगे। तो एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा उसने, 2πr ना। ये क्या चीज़ है, ये डिस्टेंस है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ऊपर मैंने डिस्टेंस रख दिया 2πr एक चक्कर में, और कितनी स्पीड से चल रहा है वो, वेलोसिटी v से। तो ये किसका फॉर्मूला होना चाहिए, टाइम पीरियड का। इसको भी फर्दर हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, 2πr देखो क्या है, एम वी बाई क्यू वी, यहाँ रख दो एम वी बाई क्यू बी, और डिवाइड में एक वेलोसिटी हो रहा है, ये वेलोसिटी क्या होगी, कैंसिल। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना वो कितना बना, 2πm बाई क्यू बी। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे लगे हाथ तुम किसका फॉर्मूला देख लो, फ्रिक्वेंसी का। पता है तुम्हें 1 बाई टाइम पीरियड होता है, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला उल्टा कर दो, क्यू बी बाई 2πm। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, रेडियस हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रिक्वेंसी होगी। अब एक फॉर्मूला और कहीं मारा जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ लेते हैं। तो वो तो तुम्हें पता ही है, मतलब इसको घुमाते घुमाते कितनी एनर्जी आएगी काइनेटिक। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, वेलोसिटी कहाँ से लाओगे, जी रेडियस वाले फॉर्मूला से। तो कितनी आएगी, आर क्यू बी बाई एम। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, आर क्यू बी बाय में एम, ये वेलोसिटी है और इसका यहाँ क्या करना है, स्क्वायर। तो ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये केस नंबर था सेकंड, स्पेशल केस, मतलब जिसमें पाथ क्या होती है, सर्कुलर, और एंगल क्या चलता है, 90। अब देखो एक लास्ट एक जनरल केस आता है इसके अंदर, जब एंगल क्या हो, थीटा ही हो, मतलब कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है अभी।
ये कोई सा भी एक्यूट एंगल हो सकता है वी और बी के बीच में। तो डायग्राम देखो उसका कैसा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड बना ली, चार्ज भी बना लिया, और चार्ज को ऐसे मैंने किसी एंगल पे दिखा दिया। कितने एंगल पे? थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ही है, ये जनरल हो गया। अब इसमें देखो वी के दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक इधर कंपोनेंट वी कॉस थीटा, एक इधर कंपोनेंट वी साइन थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है वी कॉस थीटा और एक बनता है वी साइन थीटा। तो अब देखो क्या करोगे, इसको ना हम नेम दे देते हैं कुछ। क्या नेम देते हैं? ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये बी के पैरेलल नहीं हो गया, तो इसको मैं लिख दूंगा वी पैरेलल। इस तरह से ये सिंबल यूज होता है, बुक्स में दिया होता है न्यूमेरिकल्स में, तो देख लेना। ये वी पैरेलल हो गया, और ये कितने एंगल पे बन रहा है बी से? 90 पे, तो इसको हम बोलेंगे वी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो नेमिंग कर दी मैंने। अब देखो क्या होगा इसमें, एक चीज चेक करो, जो वी पैरेलल वाला है उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी जहाँ जा रही है, यानी ये वाला कंपोनेंट जहाँ जा रहा है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, पैरेलल है ना। कौन सा केस चलेगा? जो भी पढ़ा था केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा जीरो होता है ना। तो इस केस में कैसा कैसा केस चल रहा है? केस नंबर फर्स्ट जैसा। और उसमें पाथ क्या आती थी? स्ट्रेट लाइन आती थी। तो कहने का मतलब ये जो वी पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो चार्ज को कैसे लेके जाएगा? क्यू को स्ट्रेट लाइन लेके जाएगा। ठीक है, ये सीधे सीधे मूव करवाएगा। अब दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है? वी परपेंडिकुलर वाला। ये कौन सा केस होएगा? केस नंबर सेकंड, पढ़ा था ना थीटा 90 वाला। तो इसमें क्या था, इसमें स्ट्रेट लाइन तो नहीं था, इसमें कौन सी पाथ बनी थी? सर्कुलर। तो इसमें कौन सा केस चल रहा है? सेकंड केस, सर्कुलर पाथ वाला। तो ये तो घुमाएगा चार्ज को, है ना। तो इसकी वजह से हम क्या लिख देते हैं, ये सर्कुलर कर रहा है मोशन, ये चार्ज इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। तो वी परपेंडिकुलर घुमाता है इसको, चार्ज को। बट दोनों अलग अलग तो है नहीं, ये दोनों का हमने करा है ना अलग अलग, इनको हमने कंपेरेंट करे हैं इसके। एक्चुअल में क्या था ये वाला वी। तो कहने का मतलब चार्ज पे दोनों चीज़ें लग रही होंगी, एक चीज़ जो उसको आगे लेके जा रही है, एक चीज़ जो उसको कंटिन्यूसली से घुमा रही है। तो क्या होगा, घुमाने की वजह से सर्कुलर फॉर्म बनने वाली है, और आगे जाने की वजह से वो सर्कल आगे भी जाता रहेगा। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन बनता है, क्या शेप बनती है? सर्कल भी बन रहा है और वो ट्रैवल भी कर रहा है आगे। ठीक है, तो मतलब सर्कल ये इस तरह से आया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया। तो ये शेप बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेलिकल। ये हेलिकल पाथ बन रही है, हेलिकल शेप बन रही है। तो जब एक्यूट एंगल आएगा तो पाथ क्या बनेगी, या ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी? हेलिकल। और इसमें एक टर्म और आती है ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, पिच कौन सा डिस्टेंस होता है? जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर, है ना, वो अलग बात है, वो आगे चला गया, बट सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? पिच बोल देंगे। है तो डिस्टेंस ही, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम से। अब मुझे ये बताओ, इसको ये जो आगे लेके जा रहा है वो कौन सी वेलोसिटी है? वी पैरेलल वाली, है ना। सर्कुलर जो घुमा रही है वो तो वी परपेंडिकुलर है। ये कौन सी है? वी पैरेलल वाली वेलोसिटी, यानी वी कॉस थीटा वाली। तो स्पीड की जगह ये लिखोगे, क्योंकि पिच तो हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड लोगे। तो मैंने ये क्या लिख दिया, वी कॉस थीटा। और एक सर्कल कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है? अभी बताया था, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दो, वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πm बाय क्यू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? पिच का। ठीक है, इसको बोलते हैं पिच।
ये हुआ फोर्स वाला टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक कुछ रिलेटेड ये से, उसको बोलते हैं हम लोरेंट्स फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है? लोरेंट्स फोर्स। एफ एल से इसको डिनोट करेंगे। है कुछ भी नहीं, नया कोई फोर्स नहीं है ये, बस देखो इसमें क्या होगा। अभी हमने ये पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड आए तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और अगर दोनों फील्ड लगा दी तो लोरेंट्स फोर्स लगता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है लोरेंट्स फोर्स? दो फोर्स का कॉम्बिनेशन, एफ ई का और एफ एम का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वेक्टर एडिशन होता है इसका। ठीक है, इनका वेक्टर एडिशन है। इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं, इसमें भी फर्दर मेन केस पे आ जाते हैं डायरेक्ट इसमें, जो पेपर ओरिएंटेड है थोड़ा। ये एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सामने एक प्लेट है इसके जिस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताओ, इन चार्जेस की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। दूसरी फील्ड भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए मैंने क्रॉस लिख दिया। इसका मतलब फील्ड कहाँ है? इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने मान लिया एक चार्ज क्यू। ठीक है, चार्ज ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, इसके अंदर एंटर करेगा। तो देखो ये कौन सा केस है जिसमें v इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है v x में है, इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, और v इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ, वेलोसिटी है x में। ठीक है, तो ये कौन सा केस है जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वो केस है। तो इसमें देखो अब क्या हो सकता है। ये चार्ज मान लो इसके अंदर एंटर कर गया फील्ड के अंदर, तो इस पर मुझे ये बताओ फोर्स कौन कौन से लगेंगे? लॉरेंट्स फोर्स लगेगा। लॉरेंट्स फोर्स मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स भी लगेगा और एक मैग्नेटिक फोर्स भी। तो इस पर देखो, ये चार्ज यहाँ पे बना दिया मैंने विद वेलोसिटी v, इधर जा रहे हैं, फील्ड लग रही है नीचे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है, तो वो भी कहाँ लग जाएगा? नीचे की तरफ, एफ ई। और देखो मैग्नेटिक फोर्स के लिए पाम रूल लगाओगे। सबसे पहले फील्ड देखो, फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ फील्ड है, तो फिंगर्स को अंदर की तरफ अलाइन करोगे, इस डायरेक्शन में थंब को रखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो चेक करोगे जब इसमें, तो मैग्नेटिक फोर्स यानी पाम का जो फेस आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब बताओ मुझे तीन कंक्लूजन क्या आ सकते हैं। या तो ये हो सकता है एफ एम एफ ई से ग्रेटर हो, है ना, फर्स्ट पार्ट। या फिर क्या हो सकता है? सेकंड पार्ट, एफ ई ग्रेटर हो एफ एम से। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, एफ इक्वल्स टू एफ एम हो जाए। ठीक है, अब इनको समझते हैं क्या है। एफ एम ग्रेटर देन एफ ई हो गया मान लो, तो चार्ज पे नेट फोर्स कहाँ आएगा? जहाँ एफ एम है बड़ा फोर्स यानी ऊपर, तो नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी है इधर, पाथ कहाँ जाएगी? इस तरह से, दोनों की डायरेक्शन में। तो ट्रेजेक्ट्री इस केस में क्या होगी? इस तरह का पैराबोला बनेगा और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, है ना, ऊपर पॉजिटिव प्लेट थी और नीचे नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये पैराबोला बन जाएगा। इस केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, चार्ज, नेट फोर्स नीचे आ रहा है क्योंकि एफ ई बड़ा है, वेलोसिटी इधर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इस तरह से जाएगा। ये भी पाथ पैराबोलिक है। जो लास्ट केस है एफ इक्वल्स टू एफ एम वाला, ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें ऊपर और नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे एफ ई था, यहाँ पे एफ एम था, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। चल रहा था ये इधर, इधर ही चलता रहेगा, यानी इसमें कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है, इसमें ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन, यानी वो चार्ज रहेगा अनडिफ्लेक्टेड, कहीं डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कहीं वो भटकेगा नहीं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। एफ ई का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्यू टाइम्स ऑफ ई, और एफ एम का क्या होता है, क्यू इंटू वी इंटू बी, है ना। वी बी में वैसे भी एंगल 90 है तो साइन थीटा आएगा नहीं। क्यू देखो दोनों में क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लोगे तो वो कितना आएगा, ई बाय बी। ठीक है, तो ये मेरा एक फार्मूला भी आ गया। ये वेलोसिटी जो है, ये जो केस आया है, ये केस ना हमारा एक डिवाइस में यूज होता है, साइक्लोट्रॉन। वो साइक्लोट्रॉन अभी सीबीएसई के सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है, करंटली, तो हम उसको नहीं करेंगे। वैसे इस वेलोसिटी का वहाँ पे नाम होता था, उसको बोलते थे सिलेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, इस वेलोसिटी का हम यूज़ करते थे उसमें चार्ज को घुमाने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए। चलो वो साइक्लोट्रॉन में था। मेन ये फार्मूला तुम्हारा है काम का, तो उसको समझ लो, v इक्वल्स टू ई बाई बी वेलोसिटी का। देखो इसके बाद अब अगला टॉपिक, ये जो टॉपिक था उसमें था कि फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पे, है ना। चार्ज कैसा होना चाहिए, मूविंग कंडीशन में, तो उस पर हमारा फोर्स लग रहा था। अब यही फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ही, बट अलग जगह पे। क्या लिखेंगे, एफ एम ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। डेरिवेशन है ये भी आई हुई है पेपर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है इसके अंदर, कोई वायर होगी, कोई कंडक्टर होगा, बना लेते हैं उसको। ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, इसमें क्या होगा, करंट होना चाहिए, तो ये वायर क्या बन सकती है, मैग्नेट, और मैग्नेट क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बना सकती है, फोर्स लगा सकती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली फोर्स कौन लगा रहा है, ये वायर ही लगा रही है, करंट वाली वायर। तो हमने यही देखना है कि कैसे फोर्स लगा सकती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो देखो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होते हैं, कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर, वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना, पढ़ा हुआ तुमने। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो है वो मैंने किसी एंगल पे रखा हुआ है, यहाँ से थीटा एंगल पे, ठीक है, कंडक्टर को किसी एंगल पे रखा हुआ है। तो देखो क्या होगा, अब इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, विद वेलोसिटी वीडी, और आसपास हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है, और आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उस पर क्या लग सकता है, फोर्स लग सकता है, एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज। चार्ज क्यू होता है, वी होता है, बी आता है, और साथ में क्या आता है, साइन थीटा, ये पढ़ा हुआ तुमने। अब चार्ज देखो कितना हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, वी डी वेलोसिटी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी ही रखते हैं, और थीटा किसका एंगल था, वी और बी के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में देख लो कितना एंगल है, थीटा ही आ रहा है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं इसको, साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। बट ये फोर्स किस पे है, ओनली फॉर वन चार्ज या वन इलेक्ट्रॉन कह लो। ठीक है, अब इसमें हैंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो तो बहुत सारे सकते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
उसको कैसे लिखते हैं बताया हुआ ये भी, स्मॉल एन पढ़ा था। क्या होता था स्मॉल एन? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, ये होता था एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन लिख देते हैं अभी के लिए, वॉल्यूम को वॉल्यूम ही रहने देते हैं। और ये टर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये एन का नाम होता है। मुझे क्या चाहिए अब इसमें, मुझे ये चाहिए कि इस वायर के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने चार्ज है, मतलब मुझे कैपिटल एन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। ये स्मॉल एन इंटू क्या आ गया, वॉल्यूम। इसको हम यूज़ कर लेंगे। कहाँ यूज़ करोगे, ये जो फोर्स है वो एक चार्ज के लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एन मल्टीप्लाइड बाय एक चार्ज का जो आंसर आया था वो क्या कितना आया था, ई वी पी, वी एक्चुअल में वी डी था, साइन थीटा। ठीक है, ये एक का आंसर आया था। अब देखो इस एन की वैल्यू मैंने निकाल लिया स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, है ना, पता तो मैं ये होता है फॉर्मूला। और साथ में ई है, वी डी भी है, बी भी है और साइन थीटा भी है, बहुत सारी टर्म्स आ गई है। बट ये रिड्यूस होंगी अभी, देखो रिड्यूस कैसे होंगी, वी डी ई एन और ए, याद है किसका फॉर्मूला था, वी डी ई एन ए, हाई होता था ना, वी डी ई एन ए रिलेशन था ये वेलोसिटी और करंट का। इसको यूज़ करो यहाँ पे, यहाँ यूज़ करोगे तो ये चारों टर्म्स की जगह आई लिखा आ जाएगा। और आई क्या है, जो वायर में करंट जा रहा था। बचेगा क्या अब यहाँ से, एक तो एल बच गया, बी बच गया और साइन थीटा बच गया। ठीक है, तो बी बच गया, एल बच गया और साइन थीटा बच गया। तो एफ एम का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, मतलब वायर के अंदर वायर की वजह से इतना फोर्स लगता है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, आई बाहर, एल और बी यहाँ पे वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो एल पहले लिखा जाएगा और बी बाद में लिखा जाएगा। यानी क्या आएगा, एल क्रॉस बी, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है मैग्नेटिक फोर्स की, आई इंटू एल क्रॉस बी। जैसे चार्ज वाले केस में क्या आता था आंसर, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसमें भी बी वेक्टर बाद में था, इसमें भी बाद में। वेलोसिटी की जगह यहाँ पे लेंथ आ गया, चार्ज की जगह यहाँ पे करंट आ गया। ठीक है, सिमिलर ही है। ये था डेरिवेशन इसका, इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक और फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो इसी टॉपिक का यूज़ करके नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो टॉपिक में क्या होगा, ये एक वायर थी, अगर दो वायर आ जाए तो, ठीक, दो वायर आ जाए तो क्या होगा, पेज क्रिएट नहीं होगा। तो वो टॉपिक देखो क्या है, वो है फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स। लैग कर रही, देखो इसका डायग्राम यहाँ पे देख लो, डायग्राम ही है इसका इम्पोर्टेंट, बाकी डेरिवेशन में तो कुछ नहीं है, एक स्टेप से ही हो जाएगी डेरिवेशन। तो हमने क्या किया, दो वायर ली, दोनों को पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, पैरेलल रखा हुआ है और दोनों में हमने इस केस में
करंट की डायरेक्शन सेम रखी हुई है, दोनों में ऊपर जा रहा है करंट। ये इनफाइनाइट वायर्स है, ये पैरेलल कंडक्टिंग इनफाइनाइट वायर्स, ठीक है। और इसमें करंट जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, I2। इसमें जो गैप है उस गैप को हम लिख देते हैं d डिस्टेंस है इनके बीच में। अब एक चीज़ देखो, ये वाली वायर नंबर 1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं वायर नंबर 2। अब देखो ये एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, यानी ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बनने तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। एक तो इसके खुद के आसपास होगी यहाँ पे फील्ड, बट वो ज़्यादा नहीं होगी, है ना, वायर की खुद के ऊपर फील्ड नहीं होती, तो वायर से दूर जाते जाते फील्ड आएगी। मतलब इस वायर के पास में ये वायर रखी हुई है सेकंड वाली, तो फर्स्ट वाली वायर ने ना सेकंड वाली तक फील्ड बना देनी है। कैसे, करंट ऊपर जा रहा है तो फील्ड कैसे बनेगी, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, मतलब फिंगर्स ऐसे टर्न करेंगी, यहाँ फिंगर अंदर जा रही होंगी और यहाँ से बाहर आ रही होंगी, बट मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है सिर्फ राइट साइड से। ठीक है, मेरे को किससे मतलब है, यह राइट साइड, तो राइट साइड अंदर जा रही थी ना फील्ड, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, क्या सिंबल बना दिया, क्रॉस का। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में, अंदर की तरफ, बट किसने बनाई है ये फील्ड, फर्स्ट वायर ने, तो इस फील्ड का नाम होएगा, इस फील्ड का नाम हम लिखेंगे B1, क्योंकि 1 वायर ने बनाई है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो कंडक्टर है सेकंड वायर, वो फर्स्ट वाली तरफ फील्ड बनाएगा। इसकी फील्ड चेक करोगे, इधर वाली साइड अंदर आएगी, इस वाली साइड अंदर आएगी और इस वाली साइड पे बाहर आ रही होगी फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने तो राइट साइड तो देख लिया, लेफ्ट साइड निकालना है। लेफ्ट साइड हम क्या बना देंगे, डॉट। ठीक है, इधर क्या आ रही है फील्ड, बाहर की तरफ आ रही है, और ये जो फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, सेकेंड वायर की वजह से, B2 लिख देंगे इसको। ठीक है, ये समझ आ गया, इतना मेन यही था समझने वाला, कि दूसरी वायर पे यानी सेकेंड वायर पे फर्स्ट की फील्ड काम करेगी और फर्स्ट वायर पे सेकेंड की फील्ड काम करेगी। अब तो ईजी है, हमने अभी भी पढ़ा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, उसमें कोई वायर रख दो, करंट कैरिंग वायर, तो वो फोर्स लगाती है, वही फोर्स हम लिख देंगे यहाँ पे FM। नाम होगा इसका फोर्स ऑन, मान लो सेकेंड पे निकाल रहे कि जो सेकेंड वायर है इस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑन 2 निकाल रहे हो, लगा कौन रहा होगा, फर्स्ट वाली वायर। सेकेंड वायर पे फील्ड किसने बनाई, फर्स्ट वाली ने, तो फोर्स भी कौन लगाएगा, फर्स्ट वाला, पर लगेगा किस पे जाके, सेकेंड पे, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फॉर्मूला तो वही आएगा, IBL sin थीटा, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। पहले चेक करो B और L में एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यहाँ पे, करंट और लेंथ सेम जाते हैं, करंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ भी ऊपर जाएगी, तो एंगल में आ गया 90 का डिफरेंस, तो ये टर्म हो जाएगी खत्म, है ना, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। अब रह गया IB और L। तो देखो ये लेंथ तो इसकी है नहीं क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोर्स जो निकाल लेंगे वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से निकाल लेंगे, मतलब लेंथ को भी हम फार्मूला में लिख देंगे। तो L को तो देखो बाद में देखेंगे। करंट बताओ, करंट कौन सा आएगा, ये वो करंट होता है जो एक्चुअल में वायर में है, फोर्स सेकंड पे लग रहा है ना, तो सेकंड वाली वायर का करंट यूज़ करोगे, यानी I2। बट सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, फर्स्ट की, यहाँ बी में क्या आएगा, बी में क्या आएगा 1। लेंथ दोनों के भी सेम मान के चलेंगे, L ही लिख दो उसको, ये F2 बना रहा है। अब I2 का तो देखो कोई फार्मूला है नहीं, B1 का फार्मूला होता है बताया हुआ है, इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी फील्ड होती है, इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या आंसर आता था फॉर्मूला, म्यू0 बाय 4 पाई 2I बाय A, है ना, ये फॉर्मूला होता था। और यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे देखो इसने बनाई ना फील्ड, कितनी दूर बनाई, D डिस्टेंस पे, तो A की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, D, तो इसको रख दो यहाँ पे, म्यू0 बाय 4 पाई 2
अब फील्ड फर्स्ट वाली बना रही है तो करंट भी फर्स्ट वाले का आएगा, I1 आएगा, डी डिस्टेंस पे है, लेंथ L है, ठीक है, ये F21 आ गया, ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, इस लेंथ को ऐसा करो डिवाइड में ले आओ इसके, F21 बाई L आ गया इक्वल्स टू μ0 बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाय में D। ये फार्मूला मेरा मेन कंप्लीट हो गया, ये डेरिवेशन थी, ठीक है, ये फार्मूला मेरे को निकालना था, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से निकालते हैं, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। ऐसे सिमिलर करके हम क्या बता सकते हैं, F12 बाई L कितना आएगा, μ0 बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाय D, मतलब ये भी सेम आंसर देते हैं। फ़र्क क्या होगा फिर, फ़र्क होगा डायरेक्शन का। ये फोर्स देखो कहाँ कहाँ आएंगे, फोर्स निकालने के लिए डायरेक्शन क्या रूल यूज़ करते हैं, पाम रूल, यहाँ पे पाम रूल लगाओ, फील्ड अंदर यानी फिंगर्स अंदर की तरफ, करंट ऊपर है तो थंब ऊपर की तरफ, तो पाम का आएगा, पाम चेक करोगे तो इधर आएगा, ठीक है। ये फोर्स 2 पे लगाया किसने, 1 ने, सेम तरीके से इस पे किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा F12, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, वायर्स अट्रैक्ट करवाएंगे, तो हम एक रिजल्ट भी लिख देते हैं। क्या रिजल्ट है, इफ करंट्स I1 and I2 are in same direction, then क्या होगा, they will repel, सॉरी उल्टा लिख दिया, सेम डायरेक्शन वाले में तो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। वो हमने देख लिया ऊपर वाले केस में, दोनों में सेम डायरेक्शन ली थी करंट की, तो वो क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, ये सेम डायरेक्शन वाले केस में, और वाइस वर्सा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में क्या होएगा, अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे, ये करंट हो गए तो इन पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, रिपेल कर रहे होंगे। अच्छा ये हो गया टॉपिक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आता है,